Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ दो तीन इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हमारी रह गई है। आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी शॉर्ट रहेगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा वो आएगा इनकी नेमिंग पे, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो भी लिगेंड मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उन्होंने स्पेस में क्या ज्योमेट्री बना रखी है, किस तरीके से वो ओरिएंटेड है। ठीक है, मैक्सिमम एंगल पे कितना वो एक दूसरे से दूर हैं ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहे कॉम्प्लेक्स के अंदर और मिनिमम रिपल्शन रहे लिगेंड्स के बीच में। तो अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, जैसे मेटल है, मान लीजिए 4 लिगेंड हैं, तो वो 4 लिगेंड अगर इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से दूर हैं तो इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं हम? इस ज्योमेट्री का नाम होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। मान लीजिए 4 लिगेंड जो मेटल से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से 109.5 डिग्री के एंगल पर ओरिएंटेड है। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये कैसी ज्योमेट्री है? दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अगर मेटल पर 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं जिसमें से 4 तो एक प्लेन में है और एक लिगेंड जो है वो अबव द प्लेन है या फिर बिलो द प्लेन है। मान लो अबव द प्लेन है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ज्योमेट्री कैसी बन रही है? ये बन रही है स्क्वायर पिरामिडल। कैसे? देखो, मान लीजिए ये क्या है? फिलहाल तो वैसे तो देखिए रेक्टेंगल है, बट आप इसको अज्यूम कर लो कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, ऐसा आप अज्यूम कर लो। तो मेटल सेंटर में है, एक लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ है। ठीक है, इसी तरीके से एक लिगेंड यहाँ है और एक लिगेंड यहाँ है, मतलब हर कोने पे एक लिगेंड है और मेटल सेंटर में है। उसने चारों लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रखा है। एक लिगेंड मैंने ऐसे ऊपर लगा दिया। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो एक दीवार ऐसे आ सकती है, एक दीवार आगे आ सकती है, एक दीवार पीछे आ सकती है और एक दीवार ऐसे आ सकती है। तो स्क्वायर के ऊपर हमने क्या करा? दीवारों को जोड़ के एक पिरामिड बना दिया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी होगी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिगेंड जो है बाकी अदर लिगेंड्स के साथ कनेक्टेड है। इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए 6 लिगेंड हैं जिसमें से 4 जो हैं वो मेटल के साथ एक प्लेन में हैं और 2 लिगेंड्स जिसमें से एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो इसमें भी सेम आपको ऐसे दिखाना है कि ये जो लिगेंड है इसको चारों से कनेक्ट करना है, फिर ये जो लिगेंड है ये चारों से कनेक्ट होगा। तो उस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो आप दिखा भी सकते हैं, वैसे थोड़ा सा होश पोश हो जाता है इसलिए हम लोग सिर्फ ऑक्टाहेड्रल को ऐसे दिखा के छोड़ देते हैं। जैसे ये लिगेंड है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है। सिमिलरली ये वाला लिगेंड इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, ऐसे इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है। तो ये क्या है? दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में हम क्या पढ़ते हैं? हम लोग अरेंजमेंट पढ़ते हैं लिगेंड एटम्स का। ठीक है, जो कि डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं सेंट्रल एटम या फिर आयन से और एक डेफिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, बना लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ये एक रेसिडुअल चार्ज होता है, बचा कुचा चार्ज होता है, जो किसी एटम पे तब आता है जब आप उसके आसपास के सभी एटम्स को और उनसे रिलेटेड चार्जेस को रिमूव कर देते हो। ठीक है, तो डेफिनेशन तो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं। ठीक है, मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, चारों अलग अलग हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर मैंने क्लास 11th का करा रखा है, वहां पे मैंने ऑक्सीडेशन निकालना बहुत अच्छे से बता रखा है विद रूल्स, तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास रेसिडुअल चार्ज होता है, तो हमें नेबरिंग एटम्स को, आयंस को हटाना होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म है तो सबसे पहला काम है कि उसको हटा दो, काउंटर आयन को आप लोग हटा दो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस काउंटर आयन को रिमूव करूंगी। अब आप सभी को पता है कि जो सल्फेट आयन है उस पे चार्ज कैसा होता है, SO4 2-। सल्फेट आयन पे चार्ज कैसा होता है, SO4 2-। अगर मैं यहां से 2- हटा रही हूं तो कॉम्प्लेक्स पे ऑटोमेटिकली कैसा चार्ज आ जाएगा, 2+, क्योंकि ये जो 2+ था ये इस 2- से न्यूट्रलाइज होके तभी तो ये होल कॉम्प्लेक्स बना रहा था। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं न्यूट्रल में से -2 हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, +2। ठीक है, अब मान लो मुझे कॉपर का निकालना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम ज्यादातर जो चार्ज है मोस्टली वो सेंट्रल एटम का ही निकालते हैं, मेटल का ही निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जिसका निकालना होता है उसको मानते हैं X। मुझे कॉपर का निकालना है, मैं कॉपर को क्या मानूंगी, X। प्लस में NH3 कितनी बार है, 4 बार है, मैंने 4 लिखा। NH3 पे कैसा चार्ज होता है, जो NH3 है अमोनिया वो न्यूट्रल होता है। अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लोन पेयर कैरी करता है। अमोनिया पे कोई प्लस या माइनस का चार्ज नहीं होता। तो जो न्यूट्रल लिगेंड है उनका चार्ज क्या होता है, 0। तो मैं यहाँ लिखूंगी कि इस पे कोई चार्ज नहीं है। बाहर वो नंबर लिखा जाता है जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो लिगेंड प्रेजेंट है, और ब्रैकेट के अंदर वो लिखा जाता है कि उस पे चार्ज क्या है। अब अमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं होता तो मैंने चार्ज क्या लिख दिया, 0। उसके बाद इक्वल टू, अब यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या है कॉम्प्लेक्स पे, +2, तो मैंने इसको +2 के सामने इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया, और x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, +2। तो जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +2। आपको ध्यान रखना है आपके x की वैल्यू तो आ गई +2, पर जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, हम हमेशा उसे रोमन न्यूमरल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 यहाँ पे कैसा लिखा जाएगा, 2 आपका लिखा जाएगा यहाँ पर ऐसे। क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल देख लिया है तो आई थिंक आपको डेफिनेशन थोड़ा सा समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसको कहते हैं, ऐसे चार्ज को दैट इट कैरीज एज कैलकुलेटेड बाय असाइनिंग एप्रोप्रिएट चार्जेस टू द लिगेंड। लिगेंड के जो चार्जेस हैं, एप्रोप्रिएट चार्जेस, हम उसको असाइन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, and equating the sum of the charges on the central atom and the ligands equal to the charge on the coordination sphere। coordination sphere पे जो ओवरऑल चार्ज है मेटल के चार्ज को और जो लिगेंड के चार्ज है उसके अलजेब्रिक सम को हम इक्वेट करते हैं ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के चार्ज से। अगर आपको डेफिनेशन ना भी याद हो, कोई आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन नहीं पूछता है कि भाई कैसे निकालना है, और वैसे भी अगर कहीं पे डेफिनेशन आए तो आप आसान डेफिनेशन ये लिखो कि ये रेसिडुअल चार्ज होता है, बचा कुचा चार्ज होता है, और वो भी वो तब एक्वायर होता है जब हम उसके नेबरिंग एटम्स को हटा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला बहुत ऐसा आसान है, बाहर कोई काउंटर आयन तो है नहीं, तो पहला स्टेप तो मिस हो गया। अब जो Fe है उसे हम क्या मानेंगे, X, इसका निकाल रहे हैं। साइनाइड 6 टाइम है। अब देखेंगे साइनाइड पे कैसा चार्ज होता है। कार्बन और नाइट्रोजन आपस में 3 बॉन्ड बना के बैठे होते हैं। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है और कार्बन पे लोन पेयर विद माइनस साइन होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं
Cn माइनस। तो साइनाइड पे कैसा चार्ज होता है? -1। तो हम 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 साइनाइड है ना, तो -1 -1 -1 ऐसे 6 बार आएगा। इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है? -4। तो -4 के बराबर हम इक्वेट कर देंगे। इसको सॉल्व करिए। 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -6। x की वैल्यू क्या आ गई? ये माइनस का 6 वहां जाके प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई +2। ठीक है, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहां पर क्या आ गया? 2। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो हमारा काउंटर आयन है वो फ्रंट में है, लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे आप देखते तो जो काउंटर आयन है वो कहाँ था? राइट साइड में, एंड में था। इसका भी एक मतलब होता है, जब आप नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे ना, तब वहां पे आप पढ़ते हैं कि कैटायन को पहले लिखा जाता है, एनायन को बाद में लिखा जाता है। तो इसीलिए आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी आगे या पीछे जो है काउंटर आयन को नहीं लिखोगे। जिस पे प्लस चार्ज होता है वो पहले आता है और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो बाद में आता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम अगला करते हैं। पोटेशियम को हटाएंगे। पोटेशियम कौन से ग्रुप का होता है? एस ग्रुप का, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का है। अब फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस पे +1 चार्ज होता है। लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, सीजियम ले लो, सब पे क्या है? +1 तो पोटेशियम पे +1 का चार्ज होता है। यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। तो मैंने लगा दिया कि 3 हमारे पास पोटेशियम है। +1 की जगह आप सिंपल प्लस भी लिख सकते हो। अब देखो 3 K+ मैंने हटाए तो ओवरऑल +3 था, है ना? तो यानी कि इस कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा? -3, क्योंकि ये +3 इस -3 को न्यूट्रलाइज करके ओवरऑल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दे रहा था। तो अगर मैंने 3 K+ हटाए हैं तो मतलब 3+ हटाया है, तो यहाँ पे भी कैसा आएगा? 3-। इतनी बात क्लियर है? अब काउंटर आयन का तो कोई काम है नहीं, काउंटर आयन से बस हम कॉम्प्लेक्स का चार्ज पता करते हैं। अब निकालेंगे Fe का, तो Fe को मानेंगे X, प्लस में ऑक्सालेट आयन 3 बार है। ऑक्सालेट आयन मैंने आपको बताया भी था, ऑक्सालिक एसिड से बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ऑक्सालिक एसिड का? COO-, COO-। तो एक ऑक्सालेट आयन पे कितना नेगेटिव चार्ज है? 2। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं C2O4 2-। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं C2O4 2-। ठीक है, तो एक ऑक्सालेट आयन पे -2 का चार्ज होता है। यहाँ पे कितने हैं? 3। तो हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को और इक्वेट कर देंगे ओवरऑल चार्ज के, जो कि क्या है? -3। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6 आया। -6 को वहां लेके गए, प्लस का बन गया और x की वैल्यू क्या आ गई? +3। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ गया? वो आ गया 3। आगे बढ़ते हैं, निकल का निकालते हैं। निकल को हमने माना X। कार्बोनिल 4 बार है। कार्बोनिल पे कैसा चार्ज होता है? कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता। कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना के बैठे होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन पे प्लस साइन होता है और कार्बन पे नेगेटिव होता है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, तो न्यूट्रल है ये। ठीक है, तो अब देखो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, 0, और बाहर भी कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो अब ये क्या आ गई? x की वैल्यू 0। तो निकल जो है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है? 0 है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंटर में हमारा मेटल होता है उसका चार्ज निकाल सकते हैं, रेसिडुअल चार्ज निकाल सकते हैं, जिसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉपर पे +2 आया, मतलब कि ये आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे आयरन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया, आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे Fe का +3 आया, ये भी आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आया, मतलब कि यहाँ पे निकल एज एन एटम जो है वो एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग जब भी लिखते हैं ना, तो हम हमेशा ऐसे लिखते हैं कि सेंट्रल हमारा एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अगर आप पहले लेक्चर को देखोगे
तो आपको दिखेगा कि मैंने लिखा है कि सेंट्रल मेटल जो है वो एटम भी हो सकता है और वो आयन भी हो सकता है। उस पे चार्ज 0 भी हो सकता है, अगर 0 है तो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अगर चार्ज लेके बैठा है तो सेंटर मेटल एटम जो है वो आयन की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास होती है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हमारे वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड हमको, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड जो है हमको वो ऑब्जर्व होता है या मिलता है। जैसे कि आप देखो कोबाल्ट है और कोबाल्ट में 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं। सारे के सारे लिगेंड्स जो हैं, जो डोनर, एक तरीके से जो डोनर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे अमोनिया है। तो एक ही टाइप का लिगेंड है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस हमारे क्या होते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। फिर आते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल और आयन लिंक्ड होता है एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड से। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कोबाल्ट जो है 4 अमोनिया के साथ जुड़ा है और 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा है। कोबाल्ट जो है वो 4 अमोनिया के साथ जुड़ा है और 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा, 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा है। तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे ना हमारे पास वो भी होते हैं होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, न्यूक्लियर वर्ड जो है वो ज्यादातर हम सेंटर के एटम्स के लिए यूज करते हैं। तो होमो मीन सेम, तो यहाँ पे सिर्फ एक मेटल होता है, सेंटर में सिर्फ एक मेटल एटम या आयन होता है। हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में एक से ज्यादा, मोर देन 1 मेटल एटम या आयन हमारे जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो फिनिश कर ली है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।